नमस्कार, मैं हूँ अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता। और आज हम करेंगे कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक आरोह भाग 1 की कविता पथिक। बच्चों, इस कविता की 4 व्याख्याएं हमने पिछले वीडियो में कर ली हैं। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिया होगा और ये व्याख्या अच्छे से समझ ली होंगी। अब इस वीडियो में हम करेंगे अगली 4 व्याख्याएं। तो शुरू करते हैं 5वीं व्याख्या। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। पहले शब्दार्थ देखिए। गंभीर यानी गहन, तम अंधकार, अर्ध आदि, निशा रात्रि, जग संसार, अंतरिक्ष यानी आकाश। अब व्याख्या देखिए कि जब गहन अंधकार आधी रात में इस संसार को ढक देता है, अर्थात आधी रात में जब गहरा अंधेरा हो जाता है, तब आकाश की छत पर जो तारे हैं वो छिटका देता है। कौन? अंधेरा। तो कवि ये कहता है कि जब आधी रात में अंधेरा हो जाता है और आकाश में तारे टिमटिमाने लगते हैं, तब सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। सस्मित यानी आनंदित, वदन शरीर, जगत संसार, जगत का स्वामी यानी सूर्य, मृदु धीमी या मधुर। फिर है गगन गंगा, गगन यानी आकाश रूपी गंगा। तो कवि कहते हैं कि जब आकाश में गहरा अंधेरा छाया होता है, उसके बाद तारे निकल आते हैं और उसके बाद सूर्य यानी जगत का स्वामी कौन है? सूर्य। तो वह सूर्य जो इस संसार का स्वामी कहलाता है, वह सस्मित वदन यानी आनंदित शरीर से धीमी गति से आता है, अर्थात उसके बाद सूर्य का उदय होता है और वह तट यानी किनारे पर खड़ा होकर गगन आकाश रूपी गंगा के मधुर गीत गाने लगता है। अब विशेष में आप क्या लिखेंगे कि जो अंधकार है उसको मनुष्य की तरह आते हुए दिखाया गया है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। गगन रूपी गंगा, तो यहाँ रूपक अलंकार है और इसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो ये था इसका विशेष। जब इसकी प्रसंग लिखोगे तो इसका प्रसंग सभी व्याख्याओं में सेम आएगा। तो वो है प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित पथिक नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता भी कह सकते हो आप, या इसके कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं और इसमें उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो ये था इसका प्रसंग। इसी प्रसंग का प्रयोग आप इसकी सभी व्याख्याओं में करेंगे। अगली व्याख्या देखिए। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। तो इसमें विमुग्ध यानी मोहित, चंद्र चंद्रमा, विहंस हंसना, वृक्ष पेड़, पुष्पों फूलों, तन शरीर। अब व्याख्या देखिए। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, अर्थात जब आकाश में सूर्य का उदय होता है तो उससे विमुग्ध होकर यानी मोहित होकर जो चंद्रमा है वो भी हंसने लगता है। अब इसमें चंद्रमा को हंसते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अब आगे देखिए। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। जब आकाश में सूर्य का उदय होता है, अर्थात प्रातःकाल जब होती है, तो
जो पेड़ हैं विभिन्न प्रकार के पत्तों और फूलों से अपने शरीर को सजा लेते हैं। अर्थात प्रातःकाल समय में जो वृक्ष हैं उन पर विभिन्न प्रकार के नए नए पत्ते और फूल भी खिल जाते हैं। अब यहाँ भी वृक्षों का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। हर्ष प्रसन्नता, चहकना, फिर है सानंद। सानंद यानी आनंद के साथ। जब प्रातःकाल सूर्य का उदय हो जाता है तो उस समय जो पक्षी हैं वो इतने अत्यधिक प्रसन्न होते हैं कि वो अपनी खुशी या प्रसन्नता को संभाल नहीं पाते। संभाल नहीं पाने का मतलब है कि उनकी प्रसन्नता चरम सीमा पर होती है या अत्यधिक होती है। मुग्ध चहक उठते हैं। मुग्ध यानी खुशी से। पक्षी प्रातःकाल खुशी से चहकने लगते हैं। यानी प्रातःकाल जब सूर्य का उदय होता है जो पक्षी होते हैं वो खुशी के साथ चहकने लगते हैं। और फूल हैं वो सांस लेकर सुख की सांस लेते हैं और आनंद के साथ महकने लगते हैं। यानी जब प्रातःकाल होती है तो जो चंद्रमा है वो भी हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है, पेड़ पर पत्ते और फूल खिल जाते हैं, पक्षी खुशी से चहकने लगते हैं और फूल चारों तरफ आनंद के साथ महकने लगते हैं। अर्थात प्रातःकाल का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अत्यधिक सुंदर होता है। अब इसमें प्रकृति के सौंदर्य का तो वर्णन किया ही गया है, साथ में इसमें चंद्रमा और वृक्ष इन दोनों का मानवीकरण भी किया गया है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। वृक्ष विविध और पत्तों और पुष्पों इनमें क्योंकि वह और पै वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब अगली व्याख्या देखिए। वन उपवन गिरी सानु, कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नैन नीर झड़ते हैं। वन यानी जंगल, उपवन बाग बगीचे, गिरी पहाड़, सानु समतल भूमि, कुंज जो वनस्पतियों का समूह होता है। तो कवि ये कहते हैं कि प्रातःकाल समय में जब प्रकृति के इस सौंदर्य को देखते हैं तो जो बादल हैं वो जंगल, बाग बगीचे, पर्वत, समतल भूमि और वनस्पति के समूह में बरसने लगते हैं। अर्थात हर जगह मेघ जो है वो अपनी बारिश करने लगते हैं, वर्षा होने लगती है। मेरा आत्म प्रलय होता है। आत्म प्रलय होता है बच्चों स्वयं को भूल जाना। तो कवि कहते हैं प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। और नैन नीर झड़ते हैं, आँखों से नीर यानी पानी झड़ने का मतलब है आँखों से आंसू बहने लगते हैं। मतलब प्रकृति के सौंदर्य को देखकर मेरी आँखों से खुशी या प्रसन्नता के आंसू बहने लग जाते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी, नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई ये मृदु कहानी विश्व विमोहन हारी। अब इसमें लहर का पता ही आपको, तट किनारा, तृण तिनका, तरु पेड़, गिरी पहाड़, नभ आकाश, जलद बादल। तो कवि ये कहते हैं कि इन पर लहरों, तटों, तृण यानी तिनकों, पेड़ों, पहाड़, आकाश, किरण और बादल पर, इन पर बहुत ही सुंदर सारे संसार को विमोहनहारी, सारे संसार को मुग्ध करने वाली आकर्षक कहानी लिखी हुई है और तुम इस कहानी को पढ़ो। यानी जो प्रकृति है उसकी कहानी अत्यधिक आकर्षक है, वो सारे संसार को मुग्ध करने वाली है। तो अगर
कोई भी इसको पढ़ना चाहता है तो वो इसको पढ़ सकता है, वह अत्यधिक सुंदर है। यानी कवि ये चाहते हैं कि उनकी प्रिय प्रकृति की इस कहानी को पढ़े। अब प्रकृति की कहानी को पढ़ने का मतलब है कि प्रकृति के इस सौंदर्य का आनंद ले। अब इसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। विश्व विमोहनहारी, इसमें वह वर्ण की आवृत्ति है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तट, तृण और तरु में तय वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अब अंतिम व्याख्या देखिए। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बंद इसके बनो विश्व की वाणी। अब इसके शब्दार्थ देखें। मधुर यानी प्यारी, मनोहर आकर्षक सुंदर, उज्ज्वल पवित्र, फिर है विश्व यानी संसार, वाणी यानी वाणी। तो कवि कहते हैं कि प्रकृति के प्रेम की ये जो कहानी है यह अत्यधिक प्यारी, सुंदर और पवित्र है। और कवि चाहते हैं कि वह इस कहानी का अक्षर बनकर संपूर्ण विश्व की वाणी बन जाए। आगे देखिए। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। अब इसके शब्दार्थ देखेंगे। स्थिर यानी ठहरी हुई, पवित्र पवित्रता से युक्त, आनंद प्रवाहित आनंद की बहती धारा, सुखकर सुख देने वाली, अतिशय अत्यधिक। अंतिम पंक्ति से देखेंगे। कवि ये कहते हैं कि प्रेम, प्रकृति के प्रेम का जो ये साम्राज्य है वो अत्यधिक सुंदर है और यह साम्राज्य ठहरा हुआ है, पवित्र है, आनंद की बहती धारा के समान सदा शांति और सुख प्रदान करने वाला है। यानी कवि कहना चाहते हैं प्रकृति का जो सौंदर्य है वो हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को अत्यधिक सुख और शांति प्रदान करता है। अब इसमें प्रकृति के सौंदर्य का तो वर्णन है ही, साथ में मधुर मनोहर में, क्योंकि मैं वर्ण की आवृत्ति है इसलिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। तो बच्चों ये थी कविता पथिक की सप्रसंग व्याख्या। अगले वीडियो में हम करेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी हुई वे आँखें कविता की सप्रसंग व्याख्या। उम्मीद है आपको ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी अगला वीडियो बनाऊं और वो आपके पास आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।